नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 6 आरबीएससी के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर। कक्षा 6 है दोस्तों, उसको जो रीट में पाठ लगते थे उनका दोस्तों एक एक पाठ का मैंने टेस्ट ले लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पार्ट वाइज टेस्ट ऐसे लिखा मिलेगा। और बड़े मॉडल पेपर दोस्तों, मिक्स मॉडल पेपर भी बहुत सारे ले लिए, कक्षा 6 से 12, 6 से 10 राजस्थान अध्ययन, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है दोस्तों बड़े पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यूनिट वाइज पेपर भी अपने चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आज का आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी के भू आबी आकार का पता किसने लगाया? पृथ्वी के भू आबी आकार का पता किसने लगाया? जहां रिचहर, आर्यभट्ट, गैलीलियो या भास्कराचार्य। तो पृथ्वी के भू आबी आकार का पता किसने लगाया था? तो जहां रिचहर ने पृथ्वी के भू आबी आकार का पता लगाया। बाई चांस से दोस्तों प्रश्न का उत्तर कोई गलत हो, और यदि कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो आप वीडियो जैसे ही देख लो, उस वीडियो को देखने के बाद आधा घंटा या 1 घंटे के बाद नीचे पिनअप का ऑप्शन आता है, यानी मैसेज का ऑप्शन आता है, वहाँ मैं अपने आप मैसेज करके पिनअप कर दूंगा। क्योंकि वीडियो चढ़ने के बाद दोस्तों उसमें चेंज नहीं हो पाता है। टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा बाई चांस ही कोई उत्तर गलत हो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जहां रिचहर ने किस राजा को फ्रेंच के गुयाना प्रदेश के टापू पर भेजा? जहां रिचहर ने किस राजा को फ्रेंच के गुयाना प्रदेश में भेजा? राजा लुई, राजा विक्रमादित्य, राजा लुई 14वां या कोई नहीं? तो दोस्तों लुई 14वां ने भेजा था जहां रिचहर को फ्रेंच के गुयाना प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर, 12,561 किलोमीटर, 12,314 किलोमीटर, 12,716 किलोमीटर। तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? 12,714 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी है वो इस तरह से है, थोड़ी इस तरह से जियोड आकार में है, मतलब ध्रुवों से ऐसे चपटी हुई सी थोड़ी, और इधर ऐसे बाहर निकली हुई, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसके जो व्यास परिधि वगैरह है उनमें थोड़ा फर्क है। ये दोस्तों कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने 40,009 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर, 40,010 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 40,008 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो कौन सी स्थिति बनती है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाती है तो कौन सी स्थिति बनती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब कौन सी स्थिति बनती है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सिजकी या कोई नहीं? तो बताइए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो देखिए दोस्तों, ये जैसे सूर्य है, ये क्या है? पृथ्वी है, के बीच क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। ये सूर्य है और ये मून और ये अर्थ, ये स्थिति है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो तब कौन सी स्थिति बनती है? तो सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। और दोस्तों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की जो एक लाइन में सीधी रेखा में होता है उसको बोलते हैं सिजकी। क्या बोलते हैं? सिजकी। इसमें युति वियुति दो चीजें होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या कोई नहीं? तो इसका सही क्या हो जाएगा? वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है तो वह होती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है?
कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? तो बताइए कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है ना, उनको तो बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। और देशांतर तो है 360, कितने हैं? 360। और जो अक्षांश है ना, तो देखिए दोस्तों, 90 तो ऊपर हो गई अक्षांश, ठीक है, यानी 1 2 3 4 ऐसे 90 ऊपर, 90 नीचे, एक ये भूमध्य रेखा, तो टोटल 181 हो गए ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि कुल अक्षांश कितने हैं, क्या कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181 होंगे। कितने? 181, क्योंकि एक तो भूमध्य रेखा हो गई, 90 ऊपर 90 नीचे। अब देखिए दोस्तों, ऊपर जो 90 डिग्री है ना, ये बिंदु मात्र है, कोई रेखा नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, क्या पूछ ले? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 179 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ये बिंदु, नीचे वाला ये बिंदु मात्र, 90 90 ये घट जाएगा 2, तो कितने हो जाएंगे? 179। और आपसे पूछ ले कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181 आ जाएगा। अक्षांश रेखाएं पूछ ले तो 179 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी के 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15, 20, 24 या 4? तो देखिए दोस्तों, जो देशांतर है वो 360 होते हैं, और जो सूर्य की किरणें हैं उसको एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। या मैं यूँ बोलूँ कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री पृथ्वी है वो 1 घंटा में घूमती है। 15 चौका 60 हो गया ना, 15 × 4, 15 चौका 60। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। 1 डिग्री देशांतर में कितना समय का अंतर आता है? 1 डिग्री देशांतर में कितने समय का अंतर आता है? 5 मिनट का, 4 मिनट का, 3 मिनट का या 15 मिनट का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 मिनट का। अभी ऊपर आपको मैंने बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। हमारे देश का मानक समय कौन सी रेखा से निर्धारित होता है? 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर या 82 डिग्री पूर्वी देशांतर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है, अपने इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। अगला प्रश्न, संगठित रूप से व्यक्ति आपसे सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। संगठित रूप से व्यक्ति आपसे सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सहयोग, सहकारिता, सदस्यता या कुछ नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहकारिता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सहकारिता। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। एक सब के लिए, सब एक के लिए और सबके हित में हमारा हित, यह क्या है? सहकारिता का मूल मंत्र, मूलाधिकार, सहकारिता या सहकारिता का एक कार्य है? तो एक सब के लिए, सब एक के लिए क्या है? सहकारिता का मूल मंत्र है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया? सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986, 1987, 1988, 1990? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून है ये 1986 में बनाया गया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? 16, 20, 15 या 25? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर। दोस्तों, अपना चैनल द लर्नर पॉइंट, इसको दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप किया करें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। वस्तु की गुणवत्ता करने वाला मार्क कौन सा है? ISI, एग मार्क, FPO या सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का सभी, D। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा।
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए की शिकायत की जा सकती है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए की शिकायत की जा सकती है? 20 लाख, 1 करोड़, 20 लाख से अधिक, 1 करोड़ से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 करोड़ से अधिक। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। वस्तु या सेवा में दोष होने पर कितने वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है? वस्तु या सेवा में दोष होने पर कितने वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है? 3, 4, 2 या 1? तो देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष के अंदर अंदर शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है। कितने? 2 वर्ष या 24 माह। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सहकारिता समिति का पंजीकरण कराया जाता है। सहकारिता समिति का पंजीकरण करवाया जाता है कलेक्ट्रेट में, तहसील में, सहकारिता विभाग में या गृह विभाग में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहकारिता विभाग में। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अपनी शिकायत कितने दिन में कर सकता है? उपभोक्ता अपनी शिकायत कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन, 10 दिन या 60 दिन या 40 दिन? तो उपभोक्ता अपनी शिकायत कितने दिन में कर सकता है? सही उत्तर हो जाएगा 30 दिन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। उपभोक्ता संरक्षण संशोधित कानून 2019 कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण संशोधित कानून 2019 कब लागू हुआ? 20 जुलाई 2020, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2020, 1 जुलाई 2020? सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण संशोधित कानून 2019 लागू हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल संरक्षण अधिकार कब स्वीकार किए गए? 20 नवंबर 1989, 18 दिसंबर 1989, 20 दिसंबर 1989, 20 नवंबर 1990? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 नवंबर 1989 ए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भारत सरकार ने बाल संरक्षण अधिकार पर स्वीकृति कब प्रदान की? 11 दिसंबर 1992, 25 दिसंबर 1993, 13 दिसंबर 1994, 25 दिसंबर 1994? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 1992 को। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। 24 नंबर, बाल अधिकार संरक्षण कानून कब बनाया गया? बाल अधिकार संरक्षण कानून कब बनाया गया? 2005, 2004, 2003 या 2007? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2005 में बाल अधिकार संरक्षण कानून बनाया गया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। पीसी एंड पीएनडीटी कानून कब बनाया गया? पीसी एंड पीएनडीटी कानून कब बनाया गया? 1993, 1994, 1995 या 1996? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1994 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब प्रभावी हुआ? बाल अधिकार प्रतिषेध अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 2003, 2004, 2005, 2006? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2006 के अंदर। कब? 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 2010, 2011, 2013, 2012? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2012 डी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ?
तो देखिए 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2011 या 1 अप्रैल 2012। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अब आपको ये बताना है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई क्या है? स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई क्या है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या ग्राम पंचायत? तो दोस्तों ग्राम पंचायत है स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान या पंचायत समिति सदस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों वार्ड पंच। अगला प्रश्न, स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई क्या है? स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई क्या है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या सभी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। पूरी दोस्तों कक्षा 6 का निचोड़ है ये। राज्य में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? राज्य में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो बुक में तो दोस्तों 7 दे रखी है, लेकिन वर्तमान में 10 है। कितनी है? 10 है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की? कौन से संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की? 74वें, 71वें, 72वें या 73वें? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था है ये शुरू की गई। राजस्थान में दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। लेकिन राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य के अंदर लागू किया था, वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न ये रहा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें, 74वें, 72वें या 71वें? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 74वें। कौन से संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 74वें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब से हुआ? तो दोस्तों ऊपर बता दिया 2 अक्टूबर 1959 से। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या है? वार्ड सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या ग्राम सचिवालय? तो दोस्तों ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है वार्ड सभा। क्या है? वार्ड सभा। अगला प्रश्न, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, जनसंपर्क अधिकारी या कोषाधिकारी? तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त कराया जाता है। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, लोक अदालतें या राजस्व न्यायालय? तो न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त कराया जाता है। 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोक अदालतें। अगला प्रश्न, हमारे देश में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? हमारे देश में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए दोस्तों 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपको एक बात बताने दोस्तों,
पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने राज्यों की सीमाएं लगती है वर्तमान में? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 25 अप्रैल, 21 मार्च या 10 जनवरी? गारंटी लेता हूं दोस्तों, जो ये 200 प्रश्न बनाए गए हैं इनमें से प्रश्न पक्का उठेगा। और पीछे भी दोस्तों मैंने सारी किताब करवा दी है, पूरी किताब का निचोड़ 400 प्लस प्रश्न है उसमें। मैराथन बनाऊंगा उसका, मैं मर्ज करूंगा उन वीडियो को। तो देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी। अगला प्रश्न, BLO का पूरा नाम क्या है? BLO का पूरा नाम क्या है? बूथ लेवल ऑफिसर, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लो ऑफिसर या कोई नहीं? BLO का पूरा नाम क्या है? तो सही क्या हो जाएगा? बूथ लेवल ऑफिसर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, चाइल्ड केयर हेल्पलाइन सेवा किन किन जिलों में संचालित नहीं है? चाइल्ड केयर हेल्पलाइन सेवा किन जिलों में संचालित नहीं है? दोस्तों बुक के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, हनुमानगढ़, दौसा, प्रतापगढ़, करौली। बाकी इन जिलों में दोस्तों ये लागू है चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा। 5 पे दे रखा है, 95 पे 2019-20 की। देखिए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 राजस्थान के 20 जिलों में लागू है दोस्तों, और जिसमें वर्तमान में जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर जिलों में ये संचालित है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 4 बार, 3 माह में 1 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 2 बार? तो 4 बार होती है दोस्तों। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 4 बार होती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न ये है, पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी व सर्वोच्च इकाई कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी व सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च और वह तीसरी सबसे ऊपरी इकाई कौन सी है? तो जिला परिषद है। कौन सी? जिला परिषद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, नगर निगम का मुख्य कौन होता है? नगर निगम का मुख्य कौन होता है? सभापति, अध्यक्ष, महापौर या कोई नहीं? तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महापौर। नगर निगम का मुखिया कौन होता है? तो महापौर होता है। अगला प्रश्न, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? सभापति, अध्यक्ष या प्रधान? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेयर। बस दोस्तों आपको कंफ्यूज किया है, पेज नंबर 103 के ऊपर ये लाइन सीधी की सीधी दे रखी है, वहीं से प्रश्न उठाया कि जो नगर निगम है उसका जो मुखिया या अध्यक्ष होता है, इसको दोस्तों मेयर या महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर या महापौर। दोनों प्रश्न सेम ही है, बस ये इसके नाम दो है ये बताने के लिए 2 प्रश्न बनाए गए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब लागू किया गया? ये कब बनाया गया? देखिए दोस्तों, अभियान कब लागू या संचालित है या कब बनाया गया? तो भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से संचालित किया जा रहा है? तो 22 जनवरी 2015 से ये संचालित है दोस्तों, 22 जनवरी 2015। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पहले कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? 20 नवंबर 1952, 20 नवंबर 1954, 14 नवंबर 1960, 22 दिसंबर 1994।
अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? तो 20 नवंबर 1954 को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाने की शुरुआत 20 नवंबर 1954 से हुई। फिर है पोक्सो एक्ट को लागू किया गया। पोक्सो एक्ट को कब लागू किया गया? 15 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012, 20 नवंबर 2012, 11 अप्रैल 2016। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर 2012। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, अर्धस्तरीय या पूर्ण स्तरीय? तो दोस्तों त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है? तो देखिए, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला फोरम या सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रिंटेड पर्ची VVPAT मशीन के ड्रॉप बॉक्स में कितने सेकंड में चली जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 सेकंड में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। VVPAT मशीन का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ईवीएम द्वारा मतदान करते समय किस यूनिट का बटन दबाया जाता है? ईवीएम द्वारा मतदान करते समय किस यूनिट का बटन दबाया जाता है? कंट्रोल यूनिट, बेल्ट यूनिट, दोनों या कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेल्ट यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट तो दोस्तों अधिकारी के हाथ में रहती है, ठीक है। तो बेल्ट यूनिट दबाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। फौजदारी मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को दिया गया प्रार्थना पत्र क्या है? पीड़ित प्रार्थना पत्र, प्रथम सूचना पत्र, द्वितीय सूचना पत्र या न्यायिक पत्र? तो अपन FIR बोलते हैं ना दोस्तों, FIR। F का मतलब दोस्तों फर्स्ट ही होता है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना पत्र। FIR करा दी तो FIR आई है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। विवाह, संपत्ति, संविदा संबंधी विवाद किसके अंतर्गत आते हैं? विवाह, संपत्ति, संविदा संबंधी विवाद किसके अंतर्गत आते हैं? दीवानी विवाद, फौजदारी विवाद, राजस्व विवाद या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीवानी विवाद। विवाह, संपत्ति और संविदा संबंधी विवाद किसके अंतर्गत आते हैं? तो दीवानी विवाद। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। हत्या, मारपीट, चोरी संबंधी विवाद किसके अंतर्गत आते हैं? दीवानी विवाद, फौजदारी विवाद, राजस्व विवाद या कोई नहीं? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फौजदारी विवाद। हत्या, चोरी, डकैती, मारपीट ये फौजदारी विवाद में आते हैं। देखो, आदमी दीवाना किसका रहता है? विवाह का रहता है, संपत्ति का रहता है, ठीक है, संविदा का रहता है, तो दीवानी विवाद, ठीक है। और मारपीट, ये बस लिंक कर रहा हूँ। मारपीट कौन करते हैं? यानी दुश्मनों को कौन मारते हैं? फौजी मारते हैं। दुश्मनों की हत्या कौन करते हैं? मतलब उनकी गोली से हत्या करना फौजी करते हैं। मारपीट मतलब दुश्मनों को फौजी मारते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चोर को कौन पकड़ते हैं? फौजी पकड़ता है। सामने स्क्रीन पर यह रहा। ग्राम पंचायतों व राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करती है? सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य परिषद? तो ग्राम पंचायतों व राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है पंचायत समिति। कौन करती है? पंचायत समिति। अगला प्रश्न, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6, 5, 7 या 3?
तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, 2000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या कौन से नगर इकाई में होती है? देखिए, 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या कौन सी नगर इकाई में होती है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या सभी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका। अगला प्रश्न, 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम जनसंख्या किस नगर इकाई में होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60 का सी, नगर परिषद। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, नगर परिषद के मुखिया का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1092, 1098, 1000। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, 63 नंबर, पोस्को का पूरा नाम क्या है? पोस्को का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, बालकों का संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, पोस्को एक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ग्राम सचिवालय के अंतर्गत प्रत्येक माह की बैठक किस किस तारीख को ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर होती है? तो ग्राम सचिवालय के अंतर्गत प्रत्येक माह की बैठक किस किस तारीख को ग्राम सचिवालय के मुख्यालय पर होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर। 12, 15, 17 12, 5, 12, 17, 24, 5, 12, 20, 27, 5, 19, 20, 25, 5, 15, 25, 30। तो इसका राइट आंसर बताइए 64 का। तो दोस्तों 5, 12, 20, 27 तारीख को होती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के तहत बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं आता? तो बताइए 65 का राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बाल अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता? तो बताइए, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या भागीदारी का अधिकार? तो दोस्तों 4 अधिकार दिए गए हैं जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता है, उसमें जीने का अधिकार बिल्कुल है, इसके बाद विकास का अधिकार भी है, फिर देखिए दोस्तों भागीदारी का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है वो उसमें नहीं है, चौथा है वो संरक्षण का अधिकार है। कौन सा? संरक्षण का अधिकार। तो 4 अधिकारों की बात की गई है जिसमें शिक्षा का अधिकार है ये नहीं है। 65 नंबर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत बालकों के रोजगार को दंडनीय अपराध माना, यौन हिंसा की रोकथाम, जीने की स्वतंत्रता या ये सभी? तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत बालकों को, तो बताइए इसमें 66 का राइट आंसर, किशोर न्याय अधिनियम 2000। तो देखिए दोस्तों पेज नंबर 93 के ऊपर दे रखा है, किशोर न्याय यानी देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 ने बच्चों के रोजगार को एक दंडनीय अपराध माना है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। यदि कंफर्म करना है तो पेज नंबर 93 कक्षा 6। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सहकारिता में सदस्यता होती है, सहकारिता में सदस्यता होती है, सहकारिता में सदस्यता होती है आपसी समझौते से, किसी के दबाव से या स्वैच्छिक या आवश्यक? तो सहकारिता में सदस्यता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का स्वैच्छिक। सहकारिता में सदस्यता क्या होती है? स्वैच्छिक होती है, स्वयं की इच्छा से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाए तो यह स्थिति क्या कहलाती है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी
तीनों एक छेद में आ जाए तो यह क्या कहलाती है? सिजगी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या अमावस्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिजगी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिजगी। अगला प्रश्न, किस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता था? किस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता था? पूरा ऐतिहासिक काल, मध्यकाल, आधे ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरा ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? जस्ता, तांबा, चांदी या कांसा। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का किया। किसका? तांबा। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, लोथल व धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में है? लोथल व धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या गुजरात। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल धोलावीरा जो 3 भागों में बंटा हुआ था। इसके अलावा दोस्तों लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा का अवशेष मिला है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन सा असंगत है? निम्न में से कौन सा असंगत है? बताइए, इनमें से कौन सा असंगत है? चन्हूदड़ो, पंजाब, रोपड़, चंडीगढ़, कोट दीजी पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चन्हूदड़ो। रोपड़ पंजाब में पड़ता है दोस्तों, कोट दीजी पाकिस्तान में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, और जो चन्हूदड़ो है ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? – 1921, 1922, 1923 या 1952। तो बताइए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, हड़प्पा की हुई थी 1921 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सरस्वती नदी का उद्गम है। सरस्वती नदी का उद्गम है, तो बताइए गंगोत्री, हिमनद, शिवालिक पहाड़ी से, नाग पहाड़ से या अरावली से। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक पहाड़ी से। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितनी पुरानी है? सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितने वर्ष पुरानी है? 2500, 3500, 4500 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज से, वर्तमान से सिंधु घाटी सभ्यता 4500 वर्ष पुरानी है। यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी है, तो 2500 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अहाड़ व गिलुंड दोनों स्थानों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो अहाड़ व गिलुंड दोनों स्थानों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कालीबंगा सभ्यता, अहाड़ संस्कृति, गणेश्वर सभ्यता या सभी। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अहाड़ व गिलुंड दोनों स्थानों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो अहाड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन सा असंगत है? नोह, भरतपुर, चंद्रावती, सिरोही, पंचमता, गांव, राजसमंद, गिलुंड, उदयपुर। तो निम्न में से कौन सा असंगत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताइए। तो नोह दोस्तों भरतपुर बिल्कुल सही है, चंद्रावती सिरोही सही है, गिलुंड उदयपुर सही है, पंचमता है ये दोस्तों राजसमंद नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन सा असंगत है? निम्न में से कौन सा असंगत है?
नोहे भरतपुर, चंद्रावती सिरोही, पंचमता गांव राजसमंद, गिलुंड उदयपुर। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा असंगत है? तो नोहे सभ्यता भरतपुर में बिल्कुल सही है। चंद्रावती सिरोही में पड़ता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चंद्रावती आबू सिरोही के तहट्टी में पड़ता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पंचमता गांव ये राजसमंद में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पंचमता कहाँ? राजसमंद। फिर देखिए दोस्तों, अगला गिलुंड, गिलुंड सभ्यता स्थल है, ये दोस्तों राजसमंद में ही पड़ता है। कहाँ? राजसमंद में। ये उदयपुर से 95 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में राजसमंद में पड़ता है। पेज नंबर 130 कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन में दिया हुआ पूरी ऊपर लाइन है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा स्थल ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्थल ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? गणेश्वर, आहाड़, बेराट या कालीबंगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा स्थल ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका बताइए आप। गणेश्वर, आहाड़, बेराट या कालीबंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहाड़ को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किस स्थल से किले के अवशेष व अनाज संग्रह के कोठरे मिले? तो बताइए, किस स्थल से किले के अवशेष व अनाज संग्रह के कोठारे मिले? बागोर, बालाथल, नोहे या चंद्रावती? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 79 का। तो बागोर भीलवाड़ा से मिले दोस्तों अनाज के कोठार के संग्रह और किले के अवशेष। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागोर। बागोर भीलवाड़ा से दोस्तों मिले हैं। इसका राइट आंसर ए। इस प्रश्न में एक चीज और ध्यान में रखना दोस्तों, पेज नंबर 130 के ऊपर दे रखा है, चंद्रावती से भी ऐसे ही अवशेष मिले हैं। देखिए इसमें लिख रखा है, स्पष्ट है। बाकी दोस्तों अनाज संग्रह के कोठारे के साक्ष्य बागोर से मिले, हमें पता है। किले के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, लेकिन चंद्रावती से भी ऐसा ही सिस्टम मिला है दोस्तों। लिख रखा है, स्पष्ट है। चंद्रावती नीचे लाइन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, चंद्रावती पूरा मध्यकाल में एक अत्यंत महत्व का स्थल था। यहाँ चल रहे उत्खनन में से किले के अवशेष एवं अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ चल रहे उत्खनन किले के अवशेष से एवं अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, लोहे की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई? लोहे की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई? नोहे, चंद्रावती, बागोर या बालाथल? तो बताइए। तो लोहे की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई? 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नोहे भरतपुर से मिली। कहाँ से? नोहे भरतपुर। अगला प्रश्न, किस स्थान से अशोक के अभिलेख मिले हैं? किस स्थान से अशोक के अभिलेख मिले हैं? आहाड़, गणेश्वर, बेराट या बालाथल? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेराट से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी, सिंधु नदी, कोठारी नदी या कोयनी? तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है? निम्न में से कौन पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है? कर्णपुरा, बिजनौर, तरखानवाड़ा या ये सभी? तो देखिए दोस्तों, कक्षा 6 पेज नंबर 130 पे दे रखा है, नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का सभी।
करनपुरा, बिजनौर, तरखानवाला, ये सारे के सारे पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल हैं। कर्णपुरा हमारे पास ही पड़ता है दोस्तों, भादरा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था। इसी के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसकी खुदाई 1921 में की गई। अगला प्रश्न, लेपिस लेजुली अर्ध कीमती पत्थर पाया जाता है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूर्वी एशिया? तो बताइए, लेपिस लेजुली अर्ध कीमती पत्थर पाया जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालिक विश्व की सभ्यता थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन विश्व की सभ्यताएं थी। तो ये सारी थी दोस्तों। मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी के किनारे यानी नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया यानी दजला फरात नदियों के बीच में, चीन की हवांग हो, तो ये सभी हो जाएगा सिंधु सभ्यता की समकालिक सभ्यताएं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सीकर जिले में किस नदी तट पर ताम्र पाषाणकालीन वस्तुएं भारी मात्रा में मिली? खंडेला नदी, कोठारी नदी, कांतली नदी या कोई नहीं? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांतली नदी। अगला प्रश्न, कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ? कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ? 1952, 1953, 1969, 1961, 69? तो कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 से 1969, 88। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से वेदों का भाग है उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता व आरण्यक या सभी? तो निम्न में से वेदों का भाग है, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी भाग है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कौन सा युगम असंगत है? सरस्वती दशद्वती, व्यास विभाषा, चिनाब अश्किनी, सिंधु गोमती? तो बताइए राइट आंसर इसका। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सिंधु। ये दोस्तों असुमेलित है। इसकी दोस्तों मैंने एक ट्रिक बना कर दी थी आपको नदियों की। चलिए आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं वो ट्रिक एक ही मिनट में। वैदिक सभ्यता, चलिए दोस्तों वो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी नदियों की। तो देखिए, जो कुंभा है ना, कुंभा, उसको काबुल बोलते थे। वर्तमान नाम काबुल और प्राचीन नाम क्या था? कुंभा। तो काबुल का प्राचीन नाम क्या था? कुंभा। कुरुम दोस्तों कुमुर्दा का, गोमल दोस्तों गोमती का, सुवस्तु दोस्तों सवात का, सिंधु दोस्तों सिंधु का, और झेलम का वितिस्ता, चिनाब का अश्किनी, रावी का परशुणी, व्यास का विपाशा, सतलज का स्तुति, दशद्वती का सरस्वती। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको इसकी ट्रिक देखनी है तो यहाँ पर दोस्तों मैं पिन कर रहा हूँ एक वीडियो, तो वो वीडियो आप देख लेना। तो इसकी ट्रिक बनाई हुई है पूरी की पूरी, नदियों की आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, किस सभ्यता से ताम्र पाषाणकालीन बर्तन, मूर्तियाँ व ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए? बालाथल, नोहे, चंद्रावती या बागोर? तो 91 का राइट आंसर बताइए, किस सभ्यता से ताम्र पाषाणकालीन बर्तन, मूर्तियाँ व ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए? बालाथल, नोहे, चंद्रावती या बागोर? तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालाथल से। किस सभ्यता से ताम्र पाषाणकालीन मूर्तियां व ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बालाथल से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, विराट सभ्यता किस जिले में है? विराट सभ्यता किस जिले में है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या अजमेर? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में। अगला प्रश्न, तांबे व हड्डियों के उपकरण किस सभ्यता में मिले हैं? तांबे व हड्डियों के उपकरण किस सभ्यता में मिले हैं? बालाथल, कालीबंगा, अहाड़ या नोहे?
तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोहे से। अगला प्रश्न, मानव ने तांबे के बाद किस धातु की खोज की? मानव ने तांबे के बाद किस धातु की खोज की? सीसा, कांसा, जस्ता या चांदी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ते की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, किस नदी को नदियों की माँ कहा जाता है? नदी तमे कहा जाता है? या सिंधु नदी की माँ किस नदी को कहा जाता है? या मैं ऐसे बोल दूं, किस नदी को नदी तमे कहा जाता है? किस नदी को नदी तमे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, तो सरस्वती नदी है, उसको नदी तमे कहा जाता है, नदियों की माता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी सभ्यता मानी जाती है? महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी मानी जाती है? बेराट, गिलुंड, नोहे या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा बेराट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या है? आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार ग्राम, विष, जन या कुटुंब? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुटुंब। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सर्वप्रथम कौन सा वेद लिखा गया? सर्वप्रथम कौन सा वेद लिखा गया? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। सर्वप्रथम कौन सा वेद लिखा गया? तो ऋग्वेद लिखा गया। अगला प्रश्न, भारत का आदि ग्रंथ कौन सा है? भारत का आदि ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, रामायण, वेद या पुराण? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वेद। महाभारत का आदि ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस वेद की देन है? गायत्री मंत्र किस वेद की देन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद की देन है। अगला प्रश्न, श्लोक व मंत्र जो यज्ञ में बोले जाते हैं किस वेद की देन है? श्लोक व मंत्र जो यज्ञ में बोले जाते हैं किस वेद की देन है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्लोक व मंत्र जो यज्ञ में बोले जाते हैं किसकी देन है? तो यजुर्वेद की देन है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में शामिल हैं? देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में शामिल है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव किस वेद से हुआ? भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव किस वेद से हुआ? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद से। अगला प्रश्न, चिकित्सा विधि व रोगों से संबंधित ज्ञान किस वेद में है? चिकित्सा विधि व रोगों से संबंधित ज्ञान किस वेद में है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, वेदों के कुल कितने भाग हैं? वेदों के कुल कितने भाग हैं? 2, 4, 6 या 3? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेदों के कुल कितने भाग हैं? तो 4 भाग है। अगला प्रश्न, वैदिक सामाजिक जीवन की विशेषताओं में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा, जीवन में 16 संस्कारों का महत्व, नारी का सम्मान या कोई नहीं? तो देखिए, वैदिक सामाजिक जीवन की विशेषताओं में निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा?
यह, इनमें से कोई नहीं। ये सारे सत्य है। संयुक्त प्रथा प्रचलित थी, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा प्रचलित थी, जीवन में 16 संस्कारों का क्या था, महत्व था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। वैदिक संस्कृति में बाल विवाह होते थे लेकिन पत्नी प्रथा प्रचलित थी, दोनों कथनों में से सत्य है। वैदिक संस्कृति में बाल विवाह होते थे लेकिन पत्नी प्रथा प्रचलित थी, दोनों कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? दोनों, प्रथम, कोई नहीं या दूसरा? तो वैदिक संस्कृति में बाल विवाह होते थे लेकिन पत्नी प्रथा प्रचलित थी, तो दोनों कथनों में से सत्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, दोनों ही नहीं, कोई नहीं। इसमें देखिए दोस्तों, वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे, एक निश्चित आयु के बाद विवाह किया जाता था। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित नहीं थी, एक पत्नी को ही रखना अच्छा माना जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। संन्यास आश्रम की आयु मानी गई है। संन्यास आश्रम की आयु मानी गई है 70 वर्ष से आगे, 75 वर्ष के बाद, 65 वर्ष के बाद या 71 के बाद। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 75 वर्ष के बाद। वैदिक संस्कृति के बारे में सत्य कथन है। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था कर्म व श्रम पर आधारित थी, सही बात है। वर्ण व्यवस्था जन्मजात थी, नहीं। व्यवसाय से जुड़ी थी, नहीं। या सभी? तो वैदिक संस्कृति के बारे में सत्य कथन बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें वैसे देखें ना तो व्यवसाय से जुड़ी थी, यानी जो कर्म करता था उससे जुड़ी थी। ये दोनों ही ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था कर्म व श्रम पर आधारित थी। कर्म यानी काम, यानी जो व्यवसाय करता है, श्रम यानी जो काम। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए वैसे दोनों हो जाएगा। जन्मजात नहीं थी, जन्मजात उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। ठीक है, वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। अगला प्रश्न, किस वेद में लिखा गया है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता वेद है, मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात कही गई है ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, ग्राम का अधिकारी क्या कहलाता है? ग्रामीण, विस, जन या अधिकारी? तो ग्राम का अधिकारी क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से। तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीणी कहलाता है। क्या? ग्रामीणी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ग्राम, विस, जन या लोग? तो देखिए, शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। अगला प्रश्न, जन का अधिकारी कहलाता है। जन का अधिकारी कहलाता है राजन, शासन, लोग या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन का अधिकारी क्या कहलाता है? राजन कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना, रक्षा करना, व्यापार करना या मछली पालन? तो दोस्तों, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना, यानी कृषि था। अगला प्रश्न, आर्यों का मुख्य दूसरा व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य दूसरा व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि, व्यापार या कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशुपालन था। आर्यों का मुख्य दूसरा व्यवसाय क्या था? पशुपालन। फिर है, खिल्य शब्द से क्या अर्थ है? खिल्य, अगला प्रश्न देखिए, खिल्य शब्द का अर्थ है उपजाऊ भूमि, फसल, बंजर भूमि या चावल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंजर भूमि। खिल्य शब्द का अर्थ क्या है? बंजर भूमि। देखिए दोस्तों, उस टाइम दो प्रकार की भूमि थी, एक तो उर्वरा और दूसरी खिल्य। उर्वरा जो उपजाऊ होती थी, खिल्य कौन सी होती थी? जो बंजर होती थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। आर्य मुख्यतः किसकी खेती करते थे? आर्य मुख्यतः किसकी खेती करते थे? गेहूं, चावल, जौ या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी की खेती करते थे।
देखिए दोस्तों, आज के जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ 200 प्रश्न, बाई चांस कोई एक आध प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे भी दोस्तों साइड में लिख कर रखने पड़ते हैं इनके उत्तर, तो ऊपर नीचे कई बार एक आध प्रश्न बता दिया जाता है। तो यदि आपको किसी में डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मतलब सर ये ऐसे हो सकता है, तो दोबारा प्रूफ रीडिंग कर लेंगे, अपन देख लेंगे उसका उत्तर क्या है, तो आपको मैं फिर पिन कर दूंगा। एक आध प्रश्न होता है, क्योंकि 200 प्रश्न होते हैं, तो एक आध प्रश्न मायने नहीं रखता अगर गलत हो जाए तो देखिए, वैदिक सभ्यता में मुख्यतः किस पशु का महत्व था? तो देखिए, गाय का, कुत्ते का, या घोड़े का, या सभी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय का था। किसका था? गाय का। वैदिक सभ्यता में मुख्यतः किस पशु का महत्व था? गाय का। अगला प्रश्न, व्यापारी वर्ग क्या कहलाता था? व्यापारी वर्ग क्या कहलाता था? पणि, निष्क, व्यापर या वर्ण? तो व्यापारी वर्ग क्या कहलाता था? तो इसका 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पणि कहलाता था। व्यापारी वर्ग को क्या कहते थे? पणि कहते थे। ठीक है, और जो वो आगे की बात है, चलो। व्यापारी वर्ग क्या कहलाता था? पणि। निष्क उस टाइम की एक मुद्रा थी। क्या थी? मुद्रा। निष्क क्या था? सोने का सिक्का, धातु का सिक्का, चांदी का सिक्का, या कोई नहीं? तो बताइए, निष्क क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्क क्या था? तो 120 का सही उत्तर हो जाएगा सोने का सिक्का था। क्या था? सोने का सिक्का। क्या आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, 4 शक्तिशाली जनपद कौन कौन से थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा राइट होगा, आप जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, कौशल, मगध, वत्स और अवंती, ये 4 शक्तिशाली जनपद थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, किस जनपद की राजवंश शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। तो किस जनपद की राजवंश शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शूरसेन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अवंती जनपद की दक्षिणी भाग की राजधानी कौन सी थी? अवंती जनपद की दक्षिणी भाग की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन, महिष्मती, दोनों, या कोई नहीं? तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिष्मती। अगला प्रश्न, तक्षशिला का विश्वविद्यालय किस जनपद में शिक्षा का केंद्र था? तक्षशिला का विश्वविद्यालय किस जनपद में शिक्षा का केंद्र था? अवंती, कांधार, कंबोज, या वज्जी? तो कांधार। अब आपको दोस्तों एक बात बतानी है कि भारत में जितने भी जनपद थे, उनमें से कौन से 2 जनपद भारत में नहीं थे, यानी भारत से बाहर थे। यानी महाजनपद का जो टाइम था, जनपद काल था, उस टाइम कौन से 2 जनपद थे जो वर्तमान में भारत में नहीं हैं? अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, पोतली अथवा पोटन किस जनपद की राजधानी थी? पोटली या पोतन किस जनपद की राजधानी थी? शूरसेन, अश्मक, पांचाल, या कंबोज? तो 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्मक। अगला प्रश्न, किस जनपद की प्राचीनतम राजधानी ग्रीवज्र थी? किस जनपद की प्राचीनतम राजधानी ग्रीवज्र थी? वज्जी, मगध, अंग, या मल? तो जल्दी से आप बताइए, किस जनपद की प्राचीनतम राजधानी ग्रीवज्र थी? तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मगध। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कौन सा जनपद 2 भागों में बंटा था, जिसकी एक की राजधानी कुशीनारा व दूसरे की पावा थी? कौन सा जनपद 2 भागों में बंटा था, जिसकी एक भाग की राजधानी कुशीनारा और दूसरे की पावा थी? तो बताइए, वज्जी, मल, चेंदी, या वत्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किस जनपद की राजधानी ग्रंथों में श्रावस्ती कही गई? किस जनपद की राजधानी ग्रंथों में श्रावस्ती कही गई? अंग, कौशल, काशी, या मत्स्य?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर कौन सा जनपद है? दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर कौन सा जनपद है? अवंती, अश्मक, गंधार या कंबोज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्मक। दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर कौन सा जनपद है? अश्मक। एकमात्र जनपद जो दक्षिण में था, तो अश्मक। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? राजा, मंत्री, मंत्रिपरिषद या जनता? तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद। शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? तो मंत्रिपरिषद को माना जाता था, जो राजा का सहयोग करती थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन थे? हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन थे? शिशुनाग, बिंबिसार व अजातशत्रु, महापद्मनंद या घनानंद? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो बिंबिसार व अजातशत्रु थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कौन सा असुमेलित है? तो देखिए, झेलम, वितिस्ता, वित झेल नहीं पाते, बिल्कुल सही है। सतलज, स्तुति, सही है। रावी, अस्किनी, गलत है। कुमुर्द, कुमुर्दा, सही है। काबुल, कुंभा, सही है। अस्किनी, आशिक चिन्ह छोड़ जाते हैं, चिनाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अस्किनी किसका है? चिनाब का। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दोनों या कोई नहीं? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख इन दोनों में मिलता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। और दोस्तों, जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है। सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख पूछ ले तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिला था। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से किस वंश ने मगध पर शासन किया? निम्न में से किस वंश ने मगध पर शासन किया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या सभी? तो बताइए, निम्न में से किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा थी, बिल्कुल सही है। मगध की पाटलिपुत्र थी, सही है। काशी, वाराणसी थी, सही है। कौशल की राजगृह नहीं थी, ये राजगृह तो दोस्तों इसकी थी, मगध की, गिरिवज्र राजगृह या पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वज्जी, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, कंबोज, राजपुर, अश्मक, पोतन। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। वत्स की कौशाम्बी से, कंबोज, राजपुर, हाटक, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, अश्मक, अश्मक की क्या थी? पोतन या पोटली थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को बुरी तरह पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को बुरी तरह पराजित किया? मेगस्थनीज, सेल्यूकस, दोनों या हेलेना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, सिकंदर के उत्तराधिकारी थे ये। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का शासक कौन था? बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का शासक कौन था? कनिष्क, प्रसेनजीत, उदयन या कोई नहीं? तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का शासक कौन था? तो उदयन था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मौर्य शासन कब से कब तक रहा? मौर्य शासन कब से कब तक रहा? तो ऑप्शन नहीं बोलूँगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट उत्तर बोलूँगा। तो 322 से 185 BC, बिफोर क्राइस्ट।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से मौर्य शासन का महत्वपूर्ण शासक नहीं था। निम्न में से मौर्य प्रशासक का महत्वपूर्ण शासक नहीं था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार। 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिंबिसार। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किस पुस्तक में मौर्य राज व्यवस्था व शासन प्रणाली का वर्णन है? किस पुस्तक में मौर्य राज व्यवस्था व शासन प्रणाली का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को कब पराजित किया? तो 322 BC। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को कब पराजित किया? तो 322 BC। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से कौन सा क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ? कंधार, पामीर, काबुल व हेरात या बलूचिस्तान। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से कौन सा क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ? तो पामीर नहीं हुआ था। कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान ये प्राप्त हुए थे, ये नहीं हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किसका काल राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों रूप से उत्कृष्ट काल कहलाया? तो ये गुप्त काल से संबंधित है प्रश्न। तो किसका काल राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों रूप से उत्कृष्ट काल कहलाया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त। तो समुद्रगुप्त का काल है ये राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों रूप से उत्कृष्ट काल कहलाया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चीनी यात्री फहान किसके काल में भारत आया? चीनी यात्री फहान किसके काल में भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। दोस्तों आज तक एसएसटी का जो मैटर करवाया ना आरबीएससी का, मैंने डेफिनेटली वहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको, गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की मैं। हालांकि 2019 से शुरू कर दी थी आरबीएससी पढ़ाना मैंने, उस टाइम भी बहुत लोग जुड़े थे, लेकिन आप अब जुड़ गए हैं तो भी अच्छा है। छठी क्लास अपनी हो गई है, छठी का ये मॉडल पेपर हो गया है आज। अब नेक्स्ट शेड्यूल में 7वीं क्लास चलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 BC। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चीनी यात्री फहान ने किसके संबंध में कहा कि उसकी प्रजा सुखी है? राजा न तो शारीरिक दंड देता है न ही प्राण दंड, चंडालों के अलावा कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करता और लोग घरों के ताले नहीं लगाते। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। तो बताइए आप इसका उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर बताऊंगा मैं, विक्रमादित्य के बारे में कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी किससे मिलती है? जूनागढ़ प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, कालसी प्रशस्ति या गिरनार प्रशस्ति। तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, सूरदास, हरिदास, मीरा ये शामिल नहीं थे। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कालिदास, शंकु, अमर सिंह, धनवंतरी, छप्पनक, वेताल भट्ट, कटकपर्ण, वराहमिहिर, वररुचि ये सारे के सारे क्या थे? शामिल थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कला व साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। कला व साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या ये सभी। तो दोस्तों गुप्त काल को कला व साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है? ख्रोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरेमाइक लिपि या कोई नहीं। तो 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, गुप्त वंश का प्रतापी शासक कौन था जो 319 से 320 में शासक बना? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कोई नहीं। तो 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक, गुप्त वंश का प्रतापी शासक जो 319 से 320 ईस्वी में शासक था, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अशोक के चित्र अंकित सोने के सिक्के चलाए गए, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक के चित्र अंकित सोने के सिक्के किसने चलाए, तो ये चलाए थे समुद्रगुप्त ने। किसने, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, शक व कुषाणों को परास्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की। कम से कम दोस्तों ऐसे मॉडल पेपर में मैं आपको 2-3 हज़ार प्रश्न तो करवा दूंगा। हालांकि छठी से लेकर के जो छठी क्लास है, जैसे पहले पार्ट से लेकर के जो एंड का पार्ट था 24वां पार्ट, वहाँ तक 600 प्रश्न हो गए हैं कम से कम। वो भी मैराथन में बना दूंगा उसका एक वीडियो। 200 प्रश्न, ये 400 प्लस 200 600 प्रश्न हो जाएंगे इस क्लास के, छठी क्लास के। यदि कोई इनको ढंग से पढ़ नहीं रहा ना, देख भी रहा है ना वीडियो, तो भी फायदा मिलेगा। तो शक व कुषाणों को परास्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, नवरत्न किसके दरबार में थे। नवरत्न किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या सभी। तो 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवरत्न किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हरिसेन किसका मंत्री था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। हरिसेन किसका मंत्री था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, तो 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त का। किसका, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अशोक का धम किसे कहा जाता है। अशोक का धम किसे कहा जाता है, अशोक की प्रजा, अशोक की नीतिगत शिक्षा, अशोक की सेना या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक की नीतिगत शिक्षा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली, किसने संभाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 158 का बी, अशोक ने। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, तो अशोक ने। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त को भद्रभाव, चंद्रगुप्त में भद्रभाव को अपना गुरु कहाँ बनाया। प्रश्न यह है कि चंद्रगुप्त ने भद्रभाव को अपना गुरु कहाँ पर बनाया, कोलकाता, मरु प्रदेश, स्वर्णबेलगोला या पाटलिपुत्र। तो 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्णबेलगोला में। चंद्रगुप्त ने भद्रभाव, ये जैन संत थे, इनसे दोस्तों दीक्षा ली थी। स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, चंद्रगिरी की पहाड़ी। यहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बहुत भयंकर काल पड़ा था, लोगों में त्राही त्राही हो गई थी, और ये दोस्तों इस चीज़ से बहुत दुखी हो गए थे। दुखी होकर के इन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। स्वर्णबेलगोला, चंद्रगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में किसको राज्य सौंपा तथा कौन सा धर्म ग्रहण किया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन्होंने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में अपना साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंपा और खुद ने जैन धर्म धारण कर लिया। कौन सा धर्म, जैन धर्म। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, प्राचीन समय में खेतड़ी और मेवाड़ से किस धातु का निर्यात किया जाता था। दोस्तों सारे प्रश्न रीट के लेवल के, रीट में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बाकी बनाने को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से RS के प्रश्न भी बनते हैं। तो देखिए 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा व जस्ता। प्राचीन समय में खेतड़ी और मेवाड़ से किस धातु का निर्यात किया जाता था, तो तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सही सुमेलित नहीं है। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अमरकोश हर्षवर्धन। तो सही सुमेलित नहीं है 162 में, बताइए। तो अमरकोश अमर सिंह की है दोस्तों, हर्षवर्धन की थोड़ी है, बाकी सारे सही है। रामायण वाल्मीकि की, महाभारत वेदव्यास की, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, अमरकोश अमर सिंह की रचना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मर्चकटिकम क्षुद्रक बिल्कुल सही है। हर्षचरित बाणभट्ट सही है। अब देखिए आयुर्वेद ग्रंथ, ये दोस्तों 163 का सही है, आयुर्वेद ग्रंथ चरक। शिल्पाधिकारम
शिल्पाधिकारम, ये दोस्तों कालिदास की नहीं है। किसकी नहीं है? कालिदास की नहीं है। ये दोस्तों एक तमिल लेखक थे, उनकी है शिल्पाधिकारम रचना। तो ये शिल्पाधिकारम रचना है दोस्तों इगलारे आदिगल की है, इगलारे आदिगल। अगला प्रश्न 164 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कौन से ग्रंथ की रचना हर्ष ने नहीं की? तो देखिए, कौन से ग्रंथ की रचना हर्ष ने नहीं की? तो मणिमेखलाई की नहीं की थी। मणिमेखलाई भी दोस्तों तमिल ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मणिमेखलाई। ये शीतले सतनार की रचना है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी ये हर्ष की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्न में से किस में प्राप्त होती है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्न में से किस में प्राप्त होती है? अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक या कोई नहीं? तो 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शुद्ध पिटक में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्न में से किस में प्राप्त होती है? तो शुद्ध पिटक में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? तो भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? तो विनय पिटक में किया गया। किसमें? विनय पिटक। अभिधम्म पिटक में दोस्तों नैतिक नियमों की शिक्षाएं हैं, मतलब नैतिकता की बात की गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। यानी अभिधम्म पिटक है, उसमें क्या है? सांसारिक शिक्षाएं, नैतिकता की बातें हैं, संसार से संबंधित यानी दर्शन है। महात्मा बुद्ध की मानव मूर्ति सर्वप्रथम किस काल में बनी? तो देखिए, मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की मानव मूर्ति बनी थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चैत्य किसे कहा जाता है? चैत्य किसे कहा जाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं का जब पूजा स्थल है उसे चैत्य कहते हैं दोस्तों। निवास स्थान है, रहने का स्थान है, उसे विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भरत द्वारा रचित ग्रंथ है, भरत द्वारा रचित ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, रत्नावली, प्रियदर्शिका या मणिमेखलाई? तो 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आप इनको पढ़िए और असत्य कथन है उसको पहचानिए। तो देखिए दोस्तों, अजंता में चित्र बनाने की विधि को फ्रेस्को पद्धति कहा जाता था। सही बात है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी घाटी की पहाड़ी में मिल गई है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ कुल 28 नहीं दोस्तों 29 गुफाएं मिली है। कितनी? 29 गुफाएं। ये गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चंवरधारिणी स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? चंवरधारिणी स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सांची, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पटना या दीदारगंज? तो 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीदारगंज से प्राप्त हुई दोस्तों, दीदारगंज। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पटना व परखम से। कहाँ से? पटना व परखम से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। देवगढ़ मंदिर झांसी, देवगढ़ का जो मंदिर है झांसी किस देव को समर्पित है? ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। किस देव को समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है दोस्तों। किसको? विष्णु। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सारनाथ स्थित धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा किस काल की देन है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या गुप्त काल? तो 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल। 175 नंबर प्रश्न ये रहा। कहाँ से मानव धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है? महाराष्ट्र, लोहनपुर, पटना व परखम या दीदारगंज? तो 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहानपुर से। 176 नंबर प्रश्न।
मौर्य वंश के किस शासक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो बताइए, शासक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था। तो अशोक को दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता था। बिंदुसार को दोस्तों अमित्र घात भी कहते थे, अमित्र घात। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से शुरू हुआ? भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से शुरू हुआ? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या गुप्त काल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से शुरू हुआ? तो एक मिनट दोस्तों, इसका चेक करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कहाँ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? सांची, सारनाथ, देवगढ़ या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बरहुत का स्तूप कहाँ पर स्थित है? बरहुत का स्तूप कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बरहुत का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा क्या कहलाती थी? चैत्य, विहार, जातक कथा या कोई नहीं? तो 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथा क्या कहलाती थी? तो जातक कथा कहलाती थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया। तो 181 का राइट आंसर बताइए। अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया 490 ईस्वी पूर्व, यानी 490 ईस्वी में अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। अमरावती का स्तूप निर्मित है चूना पत्थर, संगमरमर, दोनों या कोई नहीं? तो अमरावती का स्तूप है ये संगमरमर से निर्मित है। पेज नंबर 162 पर दोस्तों डिटो लिखा हुआ है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर है अमरावती का स्तूप, और अमरावती नाम से श्वेत पाषाण निर्मित यानी संगमरमर से निर्मित है ये। मध्य प्रदेश में सांची का महास्तूप भी प्राचीन है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, दक्षिण के मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा संगम साहित्य। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। अगला प्रश्न, बरहुत के स्तूप के अवशेष अब भी कहाँ स्थित है? बरहुत के स्तूप के अवशेष अब भी कहाँ स्थित है? उदयपुर संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से असुमेलित है। असुमेलित कौन सा है? तो इलागरे आदिगल शिल्पादिक्रम सही है, ये इनकी रचना है। शीतले सतनार मणिमेखले सही है। नागानंद ये किसकी है? हर्ष की रचना है, न कि बाण भट्ट की। तो ये असुमेलित है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मौर्य कालीन लोहा प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो बताइए, मौर्य कालीन लोहा प्रगलन भट्टियों के अवशेष उदयपुर ईश्वाल उदयपुर से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, ढाका की मलम यूनान में किस नाम से जानी जाती है? तो ढाका की मलम किस यूनान में किस नाम से जानी जाती है? तो ये गंगेतिका नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गंगेतिका। अगला प्रश्न, कहाँ से भारतीय हाथीदांत व सोना आयात करते थे? कहाँ से भारत हाथीदांत व सोना आयात करता था? तो इथोपिया से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, लोरो जंगरंग मंदिर के उत्तर व दक्षिण के मंदिरों में किसकी प्रतिमा है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा, सीधा उत्तर बोलूंगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर में तो भगवान विष्णु की और दक्षिण में ब्रह्मा जी की प्रतिमा है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कंबोज में कौन से स्थान के आरंभिक वास्तुशिल्प के मंदिर जो भारतीय मंदिरों से मिलते जुलते हैं? तो बताइए 190 का राइट आंसर।
तो कंबोज में कौन से स्थान के आरंभिक वास्तुशिल्प के मंदिर जो भारतीय मंदिरों से मिलते जुलते हैं? तो अंगोर वाट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, मंदिर के मध्य में किनारे के शिखर में कौन सी शैली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर भारतीय शैली। जो ये अंगोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों, इसकी बात हो रही है, तो उत्तर भारतीय शैली। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ब्रह्मा का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? ब्रह्मा का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए। तो ब्रह्मा में दोस्तों पेंगन का आनंद मंदिर सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, आनंद मंदिर की मूर्तियों पर किसके जीवन की कथा अंकित है? बुद्ध, ब्रह्मा, अशोक या चाणक्य? तो 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध। अगला प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता का चन्हुदड़ो नामक स्थान स्थित है? तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या कोई नहीं? तो ये पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार लोहे की खोज, यानी उत्तर वैदिक काल में दोस्तों लोहे की खोज हो गई थी। अंतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे के साक्ष्य मिले। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से किस स्थल से मानव धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई? दीदारगंज से, लोहानपुर से, पटना से या कोई नहीं? तो 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहानपुर से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मणिमेखले की रचना किसने की? तो मणिमेखले की रचना किसने की? शीतले सतनार ने की, शीतले सतनार। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई थी। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ मिलती है? तो देखिए दोस्तों, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इसका राइट आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो अश्किनी, परशुणी, सुवस्तु या कोई नहीं? तो अश्किनी था। क्या था? अश्किनी। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना। आप जितना इसको शेयर करेंगे उतना दोस्तों मेरा हौसला बढ़ेगा। 7वीं का ऐसा ही मॉडल पेपर आएगा, फिर 8वीं का आएगा, फिर 9वीं का आएगा, फिर 10वीं का आएगा। इसके साथ साथ डेली दोस्तों पार्ट का अपना शेड्यूल चल रहा है। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कोई ऐड आए तो उसको स्किप मत किया करें कोई भी वीडियो पर। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए मॉडल पेपर के साथ।